बात आपकी मुद्दे की करने वाले हैं जिससे आपका सरोकार जुड़ा हुआ है। सियासत इस मामले पर जोरदार हो रही है और वो मुद्दा है वक्फ बोर्ड का। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार है जो वक्फ बोर्ड के अधिकारियों में यहां पर उनके अधिकारों में कटौती करने वाला संशोधन बिल ला सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल जल्द संसद में पेश किया जा सकता है, ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस बिल के अमल में आ जाने के बाद आपको बता दें कि यहां पर उनकी शक्तियों में कमी आ जाएगी। बस इसी बात को लेकर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। क्या है पूरा मसला और कौन कर रहा है इसका विरोध, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं और खबर जान लेना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो पहले आपको खबर बताते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में लाने की तैयारी हो रही है। मोदी सरकार का यह महत्वपूर्ण प्लान है और एक्ट में अहम संशोधन भी यहां पर करने की तैयारी में है। मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन हो सकते हैं। वक्फ की संपत्ति बताने वाली पावर पर रोक लग सकती है। वक्फ की शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है। ओवैसी ने ऑटोनॉमी छीनने का आरोप लगाया है और इसके अलावा तमाम तरीके के अब सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये भी है कि आखिरकार अगर इसका विरोध हो रहा है तो इस विरोध के साथ साथ क्या होगा, बोर्ड पर किस तरीके से सियासत होगी, तमाम तरीके के संकेत मिल रहे हैं। मोदी सरकार यहां पर इस कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है और तस्वीर एक दूसरी ये भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस पूरे मामले में विरोध किया जा रहा है। तो आपको हम पहले बता दें कि आखिरकार खबर क्या है। पहले खबर जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में लाने की तैयारी यहां पर है। मोदी सरकार का प्लान है और एक्ट में अहम संशोधन होने जा रहे हैं। मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन हो सकते हैं, जो आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। वक्फ की संपत्ति बताने वाली पावर पर रोक लग सकती है। वक्फ की शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है। ओवैसी ने ऑटोनॉमी छीनने का आरोप भी लगाया है। तो ये तमाम तरीके के आपको मैंने वक्त के अधिकार और कब यहां पर सरकार उतरेगी ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर लगातार विरोध कर रहा है। वक्फ एक्ट में बदलाव संभव है। जमीन वक्फ की संपत्ति बताने से पहले वेरिफिकेशन जरूरी है। वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन संरचना में बदलाव की संभावना यहां पर देखी जा रही है। एक्ट की धारा 9 और धारा 14 में बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही साथ केंद्रीय राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव हो सकेगा। राज्य बोर्ड के स्वामित्व वाली जमीन का नए सिरे से सत्यापन का प्रस्ताव है और वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल हो सकते हैं जिला मजिस्ट्रेट। संशोधित बिल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार की पक्षधर है। हर बोर्ड और काउंसिल में 2 महिला सदस्य का भी प्रस्ताव है। तो आप एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करिएगा कि वक्फ एक्ट में ये बदलाव आखिरकार संभव है तो कैसे है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां क्या है और इसके साथ ही साथ वक्फ एक्ट में ये बदलाव क्यों जरूरी है। वक्फ की संपत्ति होने पर अपील नहीं कर सकेंगे। कोर्ट की जगह वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। फैसला खिलाफ नहीं आने पर कोर्ट जा सकते हैं। ये तमाम अलग अलग पहलू है जिसे आपको समझना बेहद जरूरी है और इसके साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की शक्तियां हैं जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ट्राइब्यूनल का गैर मुस्लिम भी हो सकता है मेंबर और इसके साथ ही साथ 70 साल बाद वक्फ कानून में बदलाव अगर जरूरी है तो किस तरीके के बदलाव होंगे, ये अपने आप में सवाल बड़ा है। संपत्तियों को विशेष दर्जा देने की बात कही जा रही है। विवाद क्यों हो रहा है? वक्फ बोर्ड की शक्तियों को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल संपत्ति की जांच का वक्फ को हक है और इसके साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के दौर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। आजादी से पहले मुस्लिम वक्फ एक्ट 1913 का जिक्र होता है। 1954 नेहरू ने वक्फ अधिनियम पारित किया था और ये वक्फ बोर्ड का इतिहास हम आपको बता रहे हैं। बाद में वक्फ बोर्ड का केंद्रीकरण किया गया। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना होती है। 1995 में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को बोर्ड बनाने की यहां पर अनुमति भी सामने आती है। संशोधन के बाद भी तमाम तरीके के अलग अलग पहलू हम आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही साथ दान में मिली संपत्ति या पैसे की देखरेख बोर्ड करता है। बोर्ड शरिया नियम के मुताबिक इन्वेस्ट भी करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, जनहित में
खर्च करता है। और अब आपको ये बताते कि इस पूरे मसले में आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, पहले ही सुनाते हैं। कोई कब्जा करके इंक्रोचर है तो वक्फ बोर्ड को पावर है, उसके पावर्स को अगर आप छीन लेंगे तो फिर पूरा ये तो लॉस होगा वक्फ प्रॉपर्टीज का। अच्छा, उसमें एक और मीडिया रिपोर्ट में बात आई है, अमेंडमेंट टू द प्रोसेस ऑफ वक्फ बोर्ड। ये जो वाकिफ होता है वो अगर मेरी प्रॉपर्टी में बोलता हूँ वक्फ बोर्ड को मैं दे रहा हूँ, मैं वक्फ कर वाकिफ हूँ, मुतवल्ली मैं रहूंगा किसी और, वो आप बोल रहे वो भी नहीं रहेगा। तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये जो है ये पूरे इस तरह का, अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए। दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर, ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। बेरोज़गारी है, इस पर कोई बात नहीं, बस सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि मुसलमानों, अपने वक्फ को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से, जो संविधान ने हमें इजाज़त दी है उस तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा। तो वक्फ बोर्ड पर कितनी लगाम लगेगी और कैसे लगाम लगेगी, इस पर हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजिम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। रत्नाकर सिंह हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों लोगों का, हाजी नाजिम खान साहब, बहुत स्वागत आपका करूंगा भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। पहली बार आपसे मुखातिब हो रहा हूं। और रत्नाकर सिंह जी, आपसे तमाम विषयों पर मेरी बातचीत होती है, बहुत स्वागत आपका भी भारत एक्सप्रेस पर। सबसे पहले नाजिम खान साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, बिल अभी आया नहीं, संशोधन हुआ नहीं, और आप लोगों ने जो शुरू करना था वो शुरू कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी पहले नंबर सामने आते हैं, विरोध करते हैं। क्या चाहते हैं? अगर 70 साल बाद जरूरत है तो संशोधन हो जाना देना चाहिए आप लोगों को। हाँ सूर्या जी, देखिए जिस तरीके से अभी 40 संशोधन की बात करी जा रही है, तो मैं बता दूं ये हम संविधान से चलता है। लेकिन जो वक्फ की जमीनों को जिस तरीके से लेकर कहा गया, तो 1947 के जो भारत के मुसलमान थे जो पाकिस्तान में चले गए, उनकी जमीनें उन्होंने दान कर दी थी वक्फ के नाम पे। अब यही जमीनों पे भारत सरकार की नजर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप वक्फ की जमीनों पर तो नजर रखते हैं, लेकिन जो आश्रमों के पास इतनी जमीनें हैं उस पर कभी भी आपने नजर न रखी। क्योंकि आश्रम की जो जमीन है, क्या आपका हक नहीं बनता कि आश्रम के पास इतनी जमीन कहां से आई, किन्होंने उनको दी, कहां से आई? लेकिन आप आश्रम की जमीनों पे कभी भी ना तो नजर रखेंगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि वक्फ की बोर्ड की जो जमीन है उसको पता होना चाहिए कि भारत के अधीन लेना चाहते हैं। और रही बात यह कि हमारी जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो मस्जिदें बनी हुई है, तो फिर अगर वक्फ बोर्ड का जब ये मालकिना हक अगर खत्म कर देंगे तो जाहिर सी बात है भारत के जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उन पे जो मस्जिदें बनी है, तो हमारा मस्जिदों पर से खत्म हो जाएगा। इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा। और जब बात करते हैं ये समानता की, कि देश के अंदर हम जो समानता लेकर आएंगे, नाजिम साहब, उसके लिए जिम्मेदार किसे मान रहे हैं आप? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ सूर्य जी, देखिए मैं बात अभी वही कर रहा हूँ। देखिए अब ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हम समानता का अधिकार देते हैं, आर्टिकल 14 का भी जिक्र करते हैं। तो मैं इन्हें ये बता देता हूँ, आर्टिकल 25 हम लोगों के, हमारे रिलीजियस की परमिशन देता है कि हम भारत के अंदर अपने रिलीजियस को किस तरीके से माने, कैसे रहें, कैसे इबादतगाह करें। और रही बात ये, जब हमारा संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, तो फिर ये संविधान के खिलाफ इस तरीके की बात मुल्क के अंदर कर रहे हैं। हमारा जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर 40 संशोधन की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने की पूरी बात है इसके अंदर। तो मैं बार बार मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ रत्नाकर सिंह जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, मौलिक अधिकारों के हनन की बात यहां पर मुस्लिम पक्ष कर रहा है, क्यों कर रहे हैं भाई आप लोग मौलिक अधिकारों का हनन? देखिए सूर्या जी, सबसे पहले तो मैं इनकी बातों का एक जवाब देना चाहता हूँ कि अभी कह रहे थे कि असंवैधानिक है मुल्क में इस तरह के संशोधन असंवैधानिक। भाई हम संवैधानिक तरीके से ही इसको संसद में, सदन के दोनों सदनों में उसको पारित करेंगे और संशोधन होगा तभी होगा। तो ये पूरी तरह से संवैधानिक है जी। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है। अब मैं सूर्या जी थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि क्रिटिकल मैटर है और मैं पॉइंट वाइज मैं सब चीजों को बताऊं।
देखिए, ये मौलिक अधिकारों का हनन उन लोगों का है जो वक्फ बोर्ड जो है उनकी संपत्ति को जा करके अपना बना देता है और उनको कोई अधिकार नहीं रह जाता है कि वह कोर्ट में जाएं और कोर्ट में लड़ करके वो अपने को साबित करके भाई ये संपत्ति तुम्हारी है। अगर वक्फ बोर्ड कह देता है कि यह संपत्ति उनकी है, जैसा कि वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 ये कहता है कि जिसकी जमीन है उस जमीन वाले को अगर कोई वक्फ का वहां पे अगर बोर्ड लगा देता है कि ये संपत्ति उसकी है, तो जमीन वक्फ बोर्ड को साबित नहीं करना है कि वो जो है उसकी संपत्ति है, उसको साबित नहीं करना है। वो जिसकी संपत्ति है वो साबित करेगा, और वो भी कहां जाके साबित करेगा? इनके ही बोर्ड के सर्वेयर के पास और इनके ही बोर्ड में जाके साबित करना होगा। अगर वहां पे भी फैसला अगर वो जो जमीन का मालिक है उसके खिलाफ आता है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। तो वक्फ ट्रिब्यूनल भी इनका है, और अगर वहां पे भी फैसला खिलाफ आता है तो वो ना हाई कोर्ट में जा सकता है ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि वकील फरियादी भी तुम ही हो, वकील भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। कहने का यही मतलब है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो और अखबार भी तुम्हारा। मतलब उस आदमी को, उस व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं रह जाता है कि वो अपनी संपत्तियों को, और आप जानते हैं कि किस तरह से पुरखों की संपत्तियों को वो अपना बनाए रखता है और उसमें कोई खतरा खतौनी किसी के पास रहता नहीं है, अपने घर में रहता है जब भी। लेकिन ये अगर जाके वहां पे अगर बोर्ड लगा दिए तो उसको साबित करने का, बताइए वो खतरा खतौनी अपने पुरखों का कहां से ला कर देगा? आप जानते हैं कि इस देश में कितने पेपर वर्क गरीब आदमी कहां से ला कर देगा। तो ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। और मैं बता दूं आपको सूर्या जी कि स्वतंत्र भारत में जमींदारी प्रथा का अंत हो गया, लेकिन स्वतंत्र भारत में मजहबी जमींदारी की शुरुआत जो है ये कांग्रेस पार्टी ने किया था 1954 में। नेहरू जी ने इसका गठन किया था 1995 में। असीमित शक्तियां दी गई। कितनी असीमित शक्तियां? मतलब उनका पूरा अधिकार है कि किसी भी जमीन को जो बेनामी संपत्ति है उसको जाके उस पर अगर बोर्ड लगा दिया जाए तो उनकी हो जाएगी। इस तरह से उनको असीमित अधिकार दिया गया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं सूर्या जी, देखिए अब ये कह रहे थे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अब मैं बता दूं कि तमिलनाडु का एक गांव है, उस पूरे गांव की संपत्ति को इन्होंने बता दिया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अब वो गांव वाले बेचारे कैसे साबित करेंगे? आप सोचिए कि किस तरह से साबित कर लेंगे कि वो जो है उनके पुरखों की संपत्ति और वो रह रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में इनका ये मानना है रत्नाकर जी कि यही आप आश्रमों में क्यों नहीं करते? जो मंदिर की जमीन है उस पर ऐसे कानून लाइए। आप सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए क्यों इतने नियम कानून बनाने की तैयारी में है? सूर्या जी देखिए, हमारे हिंदू संस्कृति में हम कभी भी आतताई वाली भूमिका नहीं निभाते हैं। कोई भी आश्रम है, कोई भी ट्रस्ट है, हम किसी जमीन को उसको जो जैसे मजार की जमीन हुई, कब्रगाह की जमीन हुई, उसके आजू बाजू में जितनी जमीनें होती है ना, वक्त उस पर दावा कर देता है और कोई बेचारा वो कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति में जो हमारे जो जमीनें होती हैं, जो आश्रम की जमीनें होती हैं, वो कहीं पे कोई अधिकार उस पे जाके इंक्रोचमेंट नहीं करता है। वो दान में मिली हुई जमीनें होती हैं और उसी में वो संतुष्ट होते हैं। वो आजू बाजू की जमीनों को पर जाके कब्जा नहीं करते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड सीधे उसका उल्टा करता है। आज मैं बता दूं आपको, आंकड़े के साथ कहना चाहता हूं, आज देश में रेलवे और भारतीय सेना के बाद सबसे ज्यादा अगर संपत्ति किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। 8.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है और पिछले 13 साल में ठीक है। मेरे पास दोगुनी हुई है। सवाल आया है रत्नाकर सिंह साहब, मेरे पास एक महत्वपूर्ण सवाल आया है और इसके सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। ये देश संस्कृति के हिसाब से चलेगा, रीति रिवाजों के हिसाब से चलेगा, देश कानून के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा? इतना बताइए मुझे। प्रश्न मेरे से है। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सूर्या जी, प्रश्न मेरे से है। जी जी, उन्होंने सवाल आपके ऊपर उठाए हैं कि आश्रम और मंदिरों के लिए क्यों नियम कानून नहीं बनाते, सिर्फ इस्लाम के लिए नियम कानून आप लोगों ने बना दिए। मैंने आपको तमाम उदाहरण के माध्यम से बताया कि किस तरह से वक्फ बोर्ड जो है दूसरे की संपत्तियों को अपना बताकर उस पर मालिकाना हक जता लेता है। और यह जो है रेलवे और भारतीय सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी ज्यादा संपत्ति रखने वाला यह बोर्ड बन चुका है जी। और गलत तरीकों से किसी के, हम नहीं कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म किया जाना चाहिए,
हम ये कह रहे हैं कि गलत तरीकों से जो संपत्ति किसी गरीब की है, जो जिसके पास खसरा खतौनी नहीं है, उसकी संपत्ति को अपना बता करके और उसको ऑक्युपाई कर लेना, ये गलत है। बिल्कुल जबरन तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन को बताना अपने आप में गैर कानूनी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रत्नाकर सिंह इस तरीके की बात भारत एक्सप्रेस के साथ कह रहे हैं। रत्नाकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर, यानी कि वक्फ पर लगाम लगेगी, इस पर विपक्ष, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट का क्या कुछ कहना है, पहले सुनाते हैं आपको। वक्फ बोर्ड को भी चाहिए कि पहले वो कानून को आने दे और कानून को आने देने के बाद उस पर अपनी टिप्पणी करे। अगर कहीं कोई असहमति है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं और देश के संविधान में सभी को बराबर की सुरक्षा का हक है। देश का संविधान किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी से इनकार करता है। अभी सभी लोगों को फैसला आने देना चाहिए, सभी लोगों को वो कानून आने देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सूत्र लीक करा करके कहीं ना कहीं माहौल को गरमाना चाहती है, हिंदू मुसलमान कराना चाहती है, जिसका विरोध होना चाहिए। सारी जो बातें आ रही हैं वो सोर्सेज बेस्ड आधार पे आ रही हैं। कोई भी कैबिनेट मंत्री ने इसका पुष्टिकरण नहीं किया है। तो जब तक ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, जब तक वो पार्लियामेंट के पटल पे नहीं रखा जाता, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एज अ स्पोक्स पर्सन मैं मानती हूँ कि इस पर प्रतिक्रिया देना सही नहीं होगा। और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आदत डिरेल करने की है। जो देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में बजट का सत्र चल रहा है, बजट के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां आम आदमी भी कर रहा है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। और इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन और महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये सुनाते हैं। जो हिंदुस्तान के अंदर है बहुत बड़ा वक्फ है और भगवा ब्रिगेड हमेशा उनकी आंखों में खटकता रहा है। वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में बहुत है और दिल्ली में भी बहुत सी प्रेस्टिजियस बिल्डिंग्स वक्फ संपत्ति के ऊपर खड़ी हुई। वक्फ के अंदर हिंदुस्तान में लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन है। हमारी इन सरकारों का उस पे दांत है और उसको किसी ना किसी तरीके से खत्म करना चाहती है। आज ऐसे नेताओं को, ऐसे दलालों को तकलीफ हो रही है जिनकी रोजी रोटी वक्फ बोर्ड पर चलती थी। आज उनकी दुकानों पे ताले लगने जा रहे हैं तो उनको ये तकलीफ हो रही है। कभी देखा है मुसलमानों को जाके कि उनके हालात क्या है? सरकार कुछ मुसलमानों के लिए अच्छा करने जा रही तो वो भी उनको तकलीफ है। हमारा तो मानना भाई यही है कि जो हमारे लिए सही करेगा हम उसके साथ है। आज हमारी माँ बहनों को उनका हक मिलने जा रहा है, बैठाया जाएगा उसमें, वहाँ पे बाकायदा उनको उनका हक दिया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस पर अलग अलग ओपिनियन निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार हमारे साथ 2 गेस्ट लाइव जुड़े हैं, उनसे हम जानने और समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हैं। और नाजिम साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी मैं अल्पसंख्यक आयोग की बाइट अपने दर्शकों को सुना रहा था, आपने भी सुना होगा प्यारे खान को। हम महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं, इसमें परेशानी कहां है आप लोगों को? हिंदू मुस्लिम बनाना नाजिम साहब कितना ठीक है? अभी कानून में संशोधन हुआ नहीं, आप लोग बातें करने लगे और यही बात कह रहे हैं लगातार कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत। प्यारे खान का साफ तौर पर यह कहना है कि अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, कि हम परेशान मत होइए मुसलमान, हमें बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? इसमें संशोधन हो जाने चाहिए, हो देना जाना चाहिए आप लोगों को। जो बेहतर होगा वो सामने आ जाएगा, इंतजार कर लीजिए। हाँ सूर्य जी, देखिए अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए सबसे पहले बात तो ये कि जब आपने ये कहा कि हम लोगों को क्या आपत्ति है, देखिए हम सबसे पहले आपको बता दीजिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के बारे में एक कहा गया संशोधन, अभी उसे आने दीजिए, उसके ऊपर फिर हम आप लोग डिस्कस। अरे तो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर मंदिरों की जमीन देखिए, आश्रम की जमीन देखिए, नियम कानून के साथ जो जमीन होगी आपकी वो ले ली जाएगी। सुन तो लीजिए। हाँ सूर्य जी, देखिए मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अभी आपने कहा महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक की आपने बात बताई, इन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समाज के जो लड़कियां हैं उनको हम बराबर का हक देना चाहते हैं। ठीक है, आपने 2024 में चुनाव में कैसे बोल गए? आपने सुमैया, इकरा, नगमा को आपने लोकसभा का टिकट क्यों नहीं दिया?
वहां पे क्या आपको अधिकार नजर नहीं आ रहा था कि महिलाओं? अरे आप राजनीति की बात सर कर रहे हैं यार, टिकट के लिए थोड़ी मैं बैठा हूं। मैं बैठा हूं वक्फ बोर्ड के अधिकारों की बात करने के लिए। मेरा ये कहना है कि जो लोगों की, आप लोगों की जमीन है, अगर वो संपत्ति गरीबों की है और जिस पर आप जबरदस्ती अपना हक मांगते हैं, वो क्या ठीक है? मेरा सवाल इतना सा है, क्या वो ठीक है? सूर्य जी देखिए, मैं जब बात पूरी वहीं तक लाता जो आपका सवाल है, अभी तक वक्फ बोर्ड ने किसी भी गरीब भाई की जमीन पर अपना हक नहीं जमाया, लेकिन हाँ हम लोगों की जमीनों पे जरूर इन लोगों ने अपना हक जमा दिया और इन लोगों ने हमेशा हमारी मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करने चालू कर दिए। और ये वक्फ बोर्ड की ही तो जमीन है जो मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं। और देखिए सूर्य जी, एक इंपॉर्टेंट बात और मैं कहता हूँ, अभी मैंने कहा था कि आप आश्रम की जमीनों पे क्यों आप कानून नहीं बनाते, आपने सवाल करा नेता बीजेपी के नेता से, तो वो आपको जवाब देते में उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, यानी कि वो जवाब तो कुछ और देना चाह रहे थे मगर जवाब उनका कुछ और निकल रहा था, क्योंकि वो आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि उनके सामने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ठीक है। नाजिम साहब इतना बताइए, आप गांव में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की जमीन होती है या और दूसरे समुदाय भी होते हैं जिनकी जमीन होती है, उस पर क्या रिएक्शन आपका? देखिए ये भारत है, भारत संविधान से चलता है और भारत के अंदर रहने वाले हिंदू या मुस्लिम सबका अपना अधिकार है, क्योंकि भारत में रहने वाले हैं। लेकिन जब वहीं पे भारत के अंदर दो तरफा अगर कानून वाली बात करी जाती है, अगर हिंदू भाई है तो उसके लिए अलग कानून, मुस्लिम समाज है तो उसके लिए अलग कानून, तो यहाँ हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें आ जाती है, जबकि हम बार बार ये कहते हैं ये मुल्क संविधान से चलता है। अब सूर्य जी देखिए, दो कानून की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए भाजपा के नेता भी बैठे, देखिए अभी एक लव जिहाद का मैटर चल रहा था, लव जिहाद का कानून भी आया। अब आप कहेंगे वक्त की बात करिए, लेकिन मेरी बात सुनिए, एक सवाल आखिरी में, क्या आप 3 तलाक से खुश हैं या नहीं है? सूर्य जी देखिए, अब आपने कहा तो मैं देखिए 3 तलाक पर भी आऊंगा, लेकिन पहले मुझे लव जिहाद पे आप थोड़ा सा मेरे जल्दी से जवाब दीजिए। 3 तलाक पर जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपना रवैया दिखाया, कानून लाई, खुश है या नहीं है? देखिए मैं ये कहता हूं कि भारत के अंदर अगर मुसलमान लड़का, अरे मेरा सवाल 3 तलाक पर आप खुश हैं या नहीं है? तो घर वापसी, आप सुन लीजिए 3 तलाक वाले पे बताता हूं। ये देखिए मेरे कुरान के अंदर 3 तलाक का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन संविधान के तहत ये कानून बनाया तो भारत के मुसलमानों ने स्वीकार करा, क्योंकि ये संविधान के तहत दिल खोलकर सब स्वागत कर रही है। नाजिम साहब कहां हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांध रही है मुस्लिम महिलाएं, और अगर इस तरीके का कानून में संशोधन होता है तो दोनों हाथों से अगर मुस्लिम महिलाएं और तमाम दूसरे मुस्लिम समुदाय अगर स्वागत करेंगे तो आप लोगों को, जो यहां पर इस्लामिक स्कॉलर हम आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। और नेता भारतीय जनता पार्टी रत्नाकर सिंह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार वक्त पर लगाम लगती है तो जो इस्लाम के ठेकेदार हैं परेशानी क्यों है? क्योंकि नियम कानून के साथ संशोधन होगा तो आखिर परेशानी किसको है?